आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज मौजू है बाबरी इन्हदाम के ताल्लुक से कोर्ट के आए फैसले को लेकर रद्द अमल। जी हां, फैसला कोर्ट का आ गया। काफी लंबा इंतजार था इस फैसले का और काफी लंबे अरसे के बाद यह फैसला आया। 28 साल तकरीबन लग गए इस फैसले को आने में। इस दौरान न जाने कई कमीशन, लिब्राहन कमीशन और जिन्हें 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी, वो होते होते 17 सालों तक उस कमीशन का वक्त लगा। फिर प्रोसीडिंग हुई, कई कोर्ट से मामला एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक गया। आखिरकार लखनऊ की एक खुसूसी अदालत ने आज ये फैसला सुनाया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जो डिमोलिश की गई थी, उसके तमाम मुल्जिमीन जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, वो तमाम के तमाम मुल्जिमीन बरी किए जाते हैं। वजह यह बताए कोर्ट ने कि इनके खिलाफ शवाहिद यानी ठोस सबूत नहीं पाए गए। और कोर्ट ने यह भी कहा अपने रिमार्क में कि 6 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ था वो एक मंसूबाबंद साजिश के तहत नहीं हुआ था, बल्कि वो एक अचानक पेश आने वाला वाकया था या हादसा था। ये रिमार्क्स है कोर्ट का। जाहिर है इस फैसले के बाद से अलग अलग तंजीमों के, अलग अलग लोगों के रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं सुनने को। हम भी आज इसी मौजू पर खास तौर से बातचीत करेंगे कि अब आगे का क्या रास्ता, वो फरीक जिसे लगता है कि उसे इंसाफ नहीं मिला, उसके पास आगे का रास्ता क्या है। और दरअसल इस फैसले के बाद एक फैसला तो टाइटल सूट को लेकर था जिसका फैसला पहले आया। अब ये जो फैसला आया है, इस फैसले से भी किस तरह का पैगाम जा रहा है, यानी कि बाबरी इन्हदाम के इस फैसले के बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा, इस पर हमारी खास तौर से बात होगी। हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल भी मौजूद होगा। तहसीन पूनावाला जुड़ेंगे, सैयद राशिद जिलानी जुड़ेंगे, रोहित पांडे जुड़ेंगे और मुमताज आलम रिजवी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको हम कुछ चुनिंदा लोगों के बयानात सुनाते हैं कि उनका रद्द-ए-अमल इस फैसले के बाद कैसा था। कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, और आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। उस अदालत का ये कहना कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास उन लोगों के जुर्म को साबित करने के लिए, इसलिए हम उनको बेगुनाह मान रहे हैं और रिहा कर रहे हैं, ये बहुत गलत सी बात है। और हम समझते हैं कि अब इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है। अदालत ने कह दिया कि वो कोई साजिश नहीं थी, सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। कि हमको हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। साक्ष्य इतनी नहीं थी कि उनको कोई भी किसी प्रकार का आरोप साबित हो सके। आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तहत नहीं थे। जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये तमाम प्री प्लान था। क्या कोई जादू हुआ था क्या उस दिन? फिर किसने किया मेरी मस्जिद को शहीद, बताइए ना आप। वो लोग जो टीवी पर आकर अलल ऐलान इस बात को बोलते रहे कि बाबरी मस्जिद के हमको फक्र है इस बात पर कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, ऐसे लोगों को भी छोड़ देना एक बहुत ही मायूसकुन बात है। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में, इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। मैंने कहा हाईकोर्ट में इसकी रेमेडी है, हाईकोर्ट विल डिसाइड। तो ये थे उन तमाम लोगों के रिएक्शंस। इनमें आडवाणी को भी आपने सुना जो साबिक नायब वजीर आजम है, इनका भी नाम था मुल्जिमीन की फहरिस्त में। आपने मुरली मनोहर जोशी को सुना, इनका भी नाम था। सब लोग ये कह रहे हैं कि अदालत के फैसले से यह साबित हुआ कि ये कोई साजिश नहीं थी। ये कह रहे हैं कि अदालत के फैसले से यह साबित हुआ। यह भी बात सामने आ रही है कि अदालत में सबूत इकट्ठा नहीं हो सके। अदालत के फैसले में खुद ये रिमार्क है कि मुल्जिमीन के खिलाफ यानी जो अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ खातिर खा यानी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की कमी थी, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं थे। तो एविडेंस नहीं होना ये एक बड़ा फैक्टर यहां पर अदालत के इस फैसले में, जो अदालत ने खासतौर से रिमार्क में कहा है, वो सामने आ रहा है। और इसमें जज एसके यादव ने यह बात कही है कि जो 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो प्री प्लान्ड नहीं था। इस बात को भी साबित करने के लिए एविडेंसेस की कमी थी। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। तहसीन पूनावाला है, सियासी तज्ज़िया-निगार है, सैयद राशिद जिलानी है, तर्जुमान बीजेपी, रोहित पांडे है, लॉयर सुप्रीम कोर्ट, और मुमताज आलम रिजवी सीनियर जर्नलिस्ट।
शुरुआत करना चाहूंगा तहसीन पुनावाला आपसे, चूंकि एक रोज कबल भी जब फैसला आया नहीं था, आने वाला था, तो हम लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे थे और फैसला आ चुका है। जाहिर सी बात है कि इस फैसले के बाद अलग अलग रद्द अमल सामने आ रहा है। एक फरीक है जिसे लगता है कि फैसला तो हुआ लेकिन इंसाफ नहीं हुआ, वहीं दूसरा फरीक है उसे लगता है कि ये अदालत ने साबित कर दिया कि मुलजिमीन जो है वो गलत तरीके से मुकदमात में उनका नाम शामिल किया गया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस फैसले के बाद का हिंदुस्तान क्या देख रहे हैं आप? मैं पहले तो शुरुआत करूंगा ये कहकर कि तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दाई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा ही कसूर निकलेगा। अब इसके आगे आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? आपको अगर मैं थोड़ा सा सच्चाई बता दूं तो मैंने सारी जजमेंट अब तक पढ़ी नहीं क्योंकि काफी वॉल्यूमिनस जजमेंट है, लेकिन अनुषा नाम की जो एक रिपोर्टर है जो न्यूज 18 के अपनी सिस्टर चैनल में भी कोर्ट्स को कवर करती है, उसने जो ट्वीट किया है और जो उसने पैराग्राफ्स रखी है, उसमें ये जो सीबीआई की तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई, उसमें वे लोग कबूल करते हैं माननीय कोर्ट को कि सबूत तो सही है, हमने इसकी जांच सीआरपीसी के मुताबिक नहीं की, तो वो जांच अवैध हो गई क्योंकि सबूत सही है, वीडियो सही है, लेकिन आपने वीडियो की जांच सीआरपीसी के मुताबिक की नहीं, यानी कि आपने सिर्फ फोरेंसिक एविडेंस नहीं दिया। तो आपने वीडियो सबमिट किया लेकिन उसका फोरेंसिक एविडेंस नहीं दिया, इस तरह की तो जांच हुई है। दूसरी बात, मैं इस चीज से हैरान हूं कि जब हमारे मुल्क में कोर्ट्स के पास इतना डिस्क्रेशनरी पावर होता है, तो कोई चीज अगर आपको लगता है कि वीडियो है, वहां पर अगर फोरेंसिक एविडेंस नहीं, आप उसकी मांग तो कर ही सकते और वो आपको देना ही होगा, बट वो नहीं हुआ, वो एक दूसरी बात है। तीसरी बात और सबसे अहम बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट में था, जो एक्चुअली एक टाइटल डिस्प्यूट था, उसमें ये माना गया था कि वहां पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को शहीद किया गया और वो एक क्रिमिनल एक्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कहता है, लिखित जजमेंट में, ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं है, लिखित जजमेंट में कहता है। अगर जजमेंट में था कि एक मस्जिद था, कबूल हुआ है, वो शहीद की गई, भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ इकट्ठा करने के लिए रथ यात्रा निकली थी, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो के नारे लगे थे, तो मैं ये पूछता हूं कि भीड़ अचानक से उस दिन कैसे आई? और भीड़ आई तो कल्याण सिंह जिसने ये वादा किया था सुप्रीम कोर्ट से कि हम डिमोलिशन नहीं होने दे रहे, यानी कि उनको पता था और उसके लिए वो उनको जेल भी मिली थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो फिर ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी कैसे नहीं हुआ? क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल में डाला था। ठीक है, आगे फिर आपसे बात करेंगे, थोड़ा फर्स्ट रिएक्शन बाकी लोगों से ले लेते हैं। तहसीन, हमारे साथ रोहित पांडे हैं, लॉयर सुप्रीम कोर्ट, मुमताज आलम रिजवी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मुमताज, एक सवाल यहां पर यह भी है कि सहाफत ने जिस तरह का रोल इसमें अदा किया है, ये बात भी सामने आ रही है कि कई ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपने शवाहिद, जिन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स जमा किए थे, लेकिन कोर्ट का यानी अदालत का या जज का रिमार्क्स ये है फैसले में कि जो भी रिकॉर्डिंग्स या फुटेज थे उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रमाणित नहीं हुई, यानी ये साबित नहीं हो सका कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। सवाल क्या पैदा होता है कि जर्नलिज्म ने जिस एंगल से इस पूरे मामले को कवर किया, अब यह मामला यहां तक पहुंचा है और यह दूसरा बड़ा फैसला था जिसका इंतजार था। इस फैसले के बाद का रिएक्शन क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये सही है कि सहाफ़ियों ने ये बात कही और सबूत पेश किए, सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खुद जो लोग इसमें मुल्जिम थे, जिनके नाम शामिल थे, वो खुद बार बार अलल ऐलान कहते रहे हैं मीडिया पे कि हमने बाबरी मस्जिद शहीद की है, हमने बाबरी मस्जिद को गिराया है। और कल भी ये बात हुई है, जो लोग आज फैसला आना था और कल भी इस किस्म के बयानात आए हैं। जो शिवसेना के चीफ थे बाला साहब ठाकरे जी, वो खुद ये कहते थे और खुलेआम कहते थे कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया है। तो इस तरीके के उमा भारती जी वो कहती हैं, तो ये लोग तो खुद ही एतराफ करते हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, तो फिर किस किस्म का एविडेंस और कौन से सबूत और कौन से बयानात और किस तरह से उन्हें पेश किया गया। तो आज भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने कवर किया था पूरे मामले को, वो आज बता रहे थे कि उनके कैमरे तक छीन लिए गए थे। तो सारी चीजें हैं, तो हैरत तो इसीलिए है ना
हैरत इसीलिए है कि आखिर जो शवाहिद पेश किए गए उनका क्या हुआ। जो शवाहिद पेश किए गए उनका क्या हुआ। मैं रोहित पांडे लॉयर सुप्रीम कोर्ट के पास आऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन यासिर जिलानी का भी लेना है मुझे। यासिर, फैसला आ गया और अदालत के फैसले का आमतौर से एक नैरेटिव है और यह कहा भी जाता है कि अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं या करना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी अगर आप दूसरे कोर्ट में जाना चाहते हैं, हायर कोर्ट में तो लोग जाते भी हैं, फरीक जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस फैसले पर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या इससे थोड़ी मतलब एक सवाल पैदा हो रहा है कि इंसाफ हुआ नहीं हुआ? क्या इसको किस तरह से देखा जाए यासिर? देखिए, अब पिछले 5-6 साल में टीवी के माध्यम से हम लोगों ने हजारों डिबेट राम मंदिर के मुद्दे पे करी, हर पहलू पे करी, जजमेंट पे करी, उसके एविडेंस पे करी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एविडेंस के तहत करी और 450 साल से लेके अब तक का 1949 से लेके जो बाद में 2000 जब संगे बुनियाद वहां वजीर आजम ने डाला है, तब तक हमने इस पे डिबेट करी है। आज का दिन उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन दिन है जो लोग उसमें मुलविस थे, जिनको मुलविस किया गया था, जो ये केस में बार बार एक पक्ष कह रहा था, आज वो बरी हुए हैं, आज वो खुश हैं। और देखिए, वो लोग, उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी, उन्होंने खुल के हर बात कही। वो पालनपुर के अधिवेशन से इतिहास उठाइए भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें मैनिफेस्टो में पहली बार राम मंदिर के मुद्दे को जोड़ा गया था। उसके बाद राम मंदिर उनके लिए एक सबसे एक मुद्दा नहीं, उनके जिंदगी का एक तरीके से पार्ट रहा है। जो लोग इसमें, जो बड़े नाम थे, लाल कृष्ण आडवाणी, जोशी जी, साध्वी रितंबरा, ये सब के सब उन्होंने पूरी जिंदगी राम मंदिर के इर्द गिर्द अपनी जवानी से लेके अपने अभी तक के वक्त को बिताया है। तो आज उनके लिए बहुत हर्षोल्लास का दिन है। आज वो बरी हुए हैं, सब खुशी मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत के कुछ तथाकथित जो ठेकेदार लोग हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इतिहास उठा के देखें, जब ट्रिपल तलाक का फैसला आया तब उन्हें काला दाएं बाएं मत जाइए यासिर, दाएं बाएं मत जाइए। पहले ही आपकी जुबान फिसल गई थी, आपने जुबान फिसल गई थी, पता नहीं वो सच था जो दिल से निकल रहा था या क्या था, बहरहाल वो आप ही जानते होंगे। लेकिन आप ट्विस्ट मत कीजिए, डोंट ट्विस्ट दिस। अभी जिस मौजूद पर बात कर रहे हैं उस पर बात कीजिए, जिस मौजूद पर बात कर रहे हैं बात कीजिए। ठेकेदार वकेदार ये सब यहाँ नहीं चलेगा, प्लीज 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 प्लीज। रोहित पांडे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि अदालत ने 5 अहम रिमार्क्स दिए हैं फैसले में। एक है कि बाबरी मस्जिद का ये जो डिमोलिशन हुआ है वो प्री प्लान्ड नहीं था, ठीक है। दूसरा, मामले में जो भी मुल्जिमीन है यानी एक्यूज्ड है, उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, यानी कि जज के सामने, अदालत के सामने सबूत ठोस नहीं है। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि सबूत पेश किए नहीं गए या क्या हुआ। सीबीआई के जरिए जो भी ऑडियो वीडियो टेप की जो अवेलेबिलिटी थी उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल है कि प्रामाणिकता इन ऑथेंटिसिटी उसकी साबित नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? तमाम 28 साल का इतना लंबा अरसा है, जो लोग मस्जिद के गुंबद पर थे वे सभी असामाजिक तत्व थे, यह भी बात सामने आ रही है। और ये के भाषण का जो वहां तकरीर हुई थी उसकी ऑडियो क्लिप क्लियर नहीं है। ये तमाम रिमार्क्स हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं लॉयर सुप्रीम कोर्ट रोहित पांडे के, क्या इसमें आपको ऐसा लगता है कि लूप होल्स कुछ रहे हैं? क्योंकि सवाल यह उठ रहा है कि आखिर डिमोलिशन पर हुआ कैसे। असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते हैं कि क्या जादू हुआ था उस दिन, हो कैसे गया इतना बड़ा ये डिमोलिशन, कैसे हो गया जब सबके सब बरी हो गए? तो आखिर एक्यूज है कौन? हु डिड दिस? देखिए, मैं आपको बताऊं, फैसला सही है या गलत है इसका फैसला अदालत ही करेगी। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और देखिए, अगर किसी अदालत का अगर कोई फैसला आता है तो उस फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अब इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोर्ट ये कह रही है कि लैक ऑफ एविडेंस है, और लैक ऑफ एविडेंस अगर उसने कह दिया, कोर्ट ने कहा है, तो इसका मतलब है कि वो मैटर खत्म हो गया। अब उसमें बचा क्या है? वो फैसला फिर वो उसको तो बरी होना ही होना है। जिन लोगों को भी एक्यूज बनाया है, आरोपी बनाया गया है, उनको तो बरी होना ही होना है। अगर हम सबूतों के आधार पर फैसला अदालत सुनाती है, हम तो ये सभी जानते हैं। अगर सबूत नहीं है तो वो फैसला हमारे उनके फेवर में जाएगा जिनको एक्यूज बनाया गया है। लेकिन आप देखिए कि अगर जिस तरीके से कोर्ट ने खुद कहा है कि ये प्री प्लान नहीं था, तो प्री प्लान नहीं था तो किन्नर कॉन्स्पिरेसी नहीं बनी, छूटेंगे वो।
उसी तरीके से कोर्ट का जो अभी फैसला आया है कि उनको सभी को बरी कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि वो जो मस्जिद थी वो खुद गिर गई, सभी बरी हो गए। अब ये फैसला सही है गलत है, इस फैसले को चुनौती मतलब दी हम जाएगी। फैसले के हिसाब से, फैसले के बाद और फैसले के हिसाब से ये सोच रहे हैं कि मस्जिद खुद गिर गई, लेकिन जो वीडियो क्लिपिंग्स है जिसमें देखा गया वो शवाहिद या वो सबूत का बुनियाद नहीं बन सकते। अगर मस्जिद गिरी है जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अगर आपने ये देखा कि उसमें यह भी बात कही गई है कि भीड़, कि वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी, भीड़ को भड़काने की कोशिश नहीं की थी, और जिन लोगों ने उस मस्जिद को ढाया है वो लोग असामाजिक तत्व थे। तो असामाजिक तत्व जो थे वहां पे उन लोगों का एक्यूज क्यों नहीं बनाया गया? अगर वो लोग थे तो उनको क्यों नहीं सजा दी जा रही है, उनको क्यों बचाया जा रहा है? तो ये बहुत सारे मामले हैं। अब देखिए, ये अपील में अगर लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं बस केवल उस ऑर्डर को चुनौती देंगे, और ये देखा जाएगा कि इरोनियस ऑफ लॉ क्या है, क्या एरर है इस निर्णय में, जो निर्णय आया, ऑर्डर आया, जजमेंट आया है, क्या इसमें गलती है? वो चीज का फैसला जो है हाईकोर्ट करेगी। जफर अब्द जिलानी ने कह दिया है कि हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। मुस्लिम अपसर बोर्ड के हवाले से उन्होंने बात की है। तहसीन में आपके पास आ रहा हूं, सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या अब कोर्ट के फैसले के तनाजुर में ही इसे देखा जाएगा, उसी तनाजुर में इसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए? कि चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल उठा रहे हैं और भी कई लोगों ने सवाल उठाया, सिर्फ उनका ही नाम नहीं है, कि आखिर जब कोई करने वाला नहीं था तो ये हुआ कैसे? क्या ये जादू हो गया था उस दिन? ये सवाल उठ रहा है। ये न्यू इंडिया है, आपको समझना होगा, ये न्यू इंडिया है। यहां पर एक बिटिया का बलात्कार नहीं होता है, यहां पर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती है, यहां पर किसी का कत्ल नहीं होता है। सिर्फ एक ही चीज होता है, जो वजीर आजम चाहते हैं वही होता है, और कुछ नहीं होता है। कोई चीज का सबूत नहीं मिलता इस नए इंडिया में। जब वहां के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2014 के बाद ये बताया गया है कि हमने जांच सीआरपीसी के मुताबिक नहीं की, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये इनको बचाना ही चाहती थी। आप कहते हो कि उन लोगों ने वहां पर शांति कायम करने की कोशिश की, जो वहां पे लीडरान थे, ठीक है, तो बाबरी मस्जिद, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ये तो शांति का प्रवचन होगा। मतलब इतना शांति का प्रवचन में तो मेरे कान में गूंज रहा है, इतना मधुर सुर है ये तो, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ये तो शांति का प्रवचन था। अडवाणी जी की रथ यात्रा में तो फूल बरस रहे थे, 1800 लोग शहीद ही नहीं हुए, वो तो वहां जाके प्रेम की बातें कर रहे थे उस रथ यात्रा में। और हम सब बेवकूफ है कि हमने वो देखा, हम सब बेवकूफ है कि प्रज्ञा ठाकुर ने, और मैं न्यूज 18 को कोट कर रहा हूं, कहती है कि मैं वहां मौजूद थी, उस मस्जिद को मैंने शहीद किया और दोबारा मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगी, वो करेगी। मैं न्यूज 18 को कोट कर रहा हूं, तो हम बेवकूफ है। सही तो भाजपा के लोग हैं, सही तो न्यू इंडिया है, ये बात है। अब इसके आगे आप करोगे क्या? आप एक डिबेट तब करोगे जब सामने वाला तथ्यों पे डिबेट करेगा। अगर सामने वाला ये झूठी कहता है कि वो लोग वहां पर शांति फैला रहे थे और नारे लग रहे हैं, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, उस पर आप क्या डिबेट करोगे साहब? क्या डिबेट करोगे? लेकिन सवाल यहां पर तहसीन ये भी उठता है ना, मैं इस मुमताज आलम से जवाब लेना चाहूंगा कि अगर अदालत ने ये रिमार्क दिया है, जैसा अभी रोहित पांडे ने भी कहा कि अदालत का फैसला वो फैक्ट्स की बुनियाद पर होता है, जो सबूत आपने अदालत में पेश किए, जो एविडेंसेस पेश किए, उसकी बुनियाद पर होता है। अगर एविडेंस लैकिंग है तो अदालत का फैसला इस तरह का है। तो अगर एविडेंस लैकिंग है, मुमताज मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर एविडेंस लैकिंग है तो इसके बाद फिर कितनी गुंजाइश बनती है कि जब आप और आगे हायर कोर्ट में जाएंगे? ऐसे ही 28 सालों में कई गवाह भी और कई ऐसे मुलजिम थे जो इस दुनिया में रहे भी नहीं, अब ये आगे पता नहीं और कितने साल जाएगा मामला। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें जो सीबीआई को तमाम चीज़ें जमा करनी थी और उनको पेश करना था, और उनका बयान भी आपने सुन लिया है। अब जब ये जो अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा कि उसने कहा है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इस चीज़ को वहाँ पे पेश करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या सबूत हैं, तो देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सबूत नहीं है। मैंने कहा ना कि लोग खुद बयान दे रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि एक छोटा सा मामला, या दिल्ली में जो फसाद हुआ उसको आप देख लीजिए कि उसको तो बताया जाता है 17,000
सफात की एक चार्जशीट दाखिल की जाती है और पूरा साजिश बताया जाता है और उन लोगों को इसमें मुल्जिम बनाया जाता है कि जो सीए की तहरीक में इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे। उनको कहा कि ये साजिश में शामिल थे, पूरा ये साजिश की गई, ये फसाद कराया गया। तो यहाँ एक छोटे से फसाद में तो एक बड़ी साजिश की गई। पूरे मुल्क में जो लोग एक्टिविस्ट हैं, तलबा हैं, सब उसमें शामिल हो गए। लेकिन बाबरी मस्जिद जो कुदाल से गिराई गई, जहां ब्लास्ट तक कर दिया गया, कहां से उनके पास हथियार आ गए? सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी और हुकूमत ने ये इंश्योर किया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। तो वो लोग कहां से, जो गैर समाजी तत्व की कयादत क्या ये कर रहे थे क्या? जो वहां पे लोग कह रहे हैं कि वो तो मना कर रहे थे, तो लेके गए क्यों थे? सवाल ये है कि लेके गए क्यों थे? अगर कोई कायद है, कोई भीड़ लेकर के जाता है, तो अगर भीड़ वो गलत करती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो लेकर जाएगा वही तो जिम्मेदार होगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है मुमताज आलम रिजवी साहब, जैसा बार बार अभी रोहित पांडे ने भी कहा है, इस बात तरफ उन्होंने इशारा किया कि अदालत का फैसला फैक्ट्स की बुनियाद पर होता है। जो सबूत, जो भी फरीक होते हैं, उनके जो वकील होते हैं, वो उनकी तरफ होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अदालत पे तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है। एक मिनट, अदालत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा, अदालत पे कौन सवाल उठा रहा है कि अदालत, सवाल ये है कि जो चीजें वहां पे पेश की गई और जिस तरीके से पेश की गई और जो पूरा इसमें कारनामा किया गया, आप देखिए कि तो उस पे ये सवाल उठाया जाता है। फिर दूसरी चीज ये कि अगर सवाल, मान लीजिए हम अदालत पे भी सवाल उठाते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, ठीक है, तो ये भी कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अगर सवाल नहीं उठेगा तो फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे कैसे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कैसे? इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अदालत की तौहीन कर रहे हैं, अदालत की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल इससे ये है, तहसीन मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, सवाल ये है कि जज के सामने जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, मैं इसको दोहरा रहा हूँ, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने क्या ऐसा हुआ कि एविडेंसेस को सही तरीके से नहीं रखा? क्योंकि फैसले के रिमार्क में यह है कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की जा सकी, जो भाषण या वहां पर रिकॉर्डिंग्स थी उसके बारे में यह है कि उसकी ऑडियो क्लियर नहीं है। तो क्या मतलब उस पॉइंट पे कुछ कमी हुई है, वो चाहे डेलिब्रेट अटेम्प्ट है या क्या है, इस पे सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कमी वहां रह गई। तहसीन, देखिए इसका जवाब आपको इस चीज में मिल जाती है कि जब उस वक्त के वजीरे, अगर आप मुझसे पूछ रहे, जी मुमताज साहब आप रुक जाए जरा, तहसीन कैरी ऑन जी। इसका आपको जवाब वहां से मिलता है जब वहां उस वक्त के वजीर आला कल्याण सिंह जी थे। उन्होंने कमिटमेंट दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ नहीं होगा उस ढांचे को, और उसके बाद वे जेल गए। तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ तो गलत किया था और ऑब्वियसली ये प्री प्लान थी। दूसरी बात, अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो उनके पास हथियार, बारूद, ये सब चीजें कहां से? एक भीड़ कहीं से भी अगर इकट्ठा होती है, कल अगर आपकी स्टूडियो के बाहर झगड़ा हो जाए, उनके पास हथियार और बारूद थोड़ी होते। तीसरी बात, आप ये रथ यात्रा को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे। उसके पहले जो राइट्स हुए, दंगे हुए सारे भारत में, जब अडवाणी जी जहां गए वहां पर उन्होंने दंगे कराया, बिहार पे उन्हें अरेस्ट किया गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको नहीं देख रहे। और चौथी बात, मैं थोड़ा सा इसे हटकर बोल रहा हूं, माननीय कोर्ट कहती है कि क्योंकि उन्होंने सिर्फ भाषण दिया, इससे यह साबित नहीं होता कि वो ढांचा गिर गया और या वायलेंस हुआ, ठीक है। तो फिर उसी आधार पर कोर्ट उमर खालिद को जेल में डालती क्योंकि उसने भाषण दिया। तो कहां न कहीं न्यू इंडिया में मुझे नहीं समझता कि फैसले क्या इस तरह से होते कि अगर आपको मौजूदा हुकूमत को फेवर करना है तो मैं फैसले पर सवाल उठा रहा हूं, ना कि किसी व्यक्ति पर। तो फैसले ऐसे हो जाते हैं कि मौजूदा हुकूमत को ही उसमें राहत मिलती है और किसी को राहत नहीं मिलती। मतलब इस प्रश्नों को उठेंगे, मन में प्रश्न आएंगे। तो मुझे आप इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, जो हमने आज अभी इस मौजू में रखा है कि ये जो फैसला आया, इस फैसले के बाद का हिंदुस्तान, उसकी तस्वीर कैसी दिख रही है आपको? देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा, आज भी कहूंगा, जिस मुल्क में कानून का निजाम सबसे ऊपर नहीं रहेगा, उस मुल्क में प्रगति कहीं नहीं होगी। जिन मुल्कों में आप देखिए कि बेरोजगारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, वायलेंस बढ़ गया है, उन मुल्कों में कानून का निजाम नहीं होता। उदाहरण, अफगानिस्तान, सूडान, ईरान, लिबिया,
वेनेजुएला, या ठीक है, अब मैं चूंकि कंक्लूड करने वाला हूं इसलिए मैं फाइनल कमेंट के लिए फिर से जाता हूं। रोहित पांडे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि जब अदालतों से फैसले इस तरह के आने लगे कि जिसमें लगे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है इंसाफ के मामले में, तो ये एक जमहूरी निज़ाम के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट है ये आपका। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सरकार की अगर दखल अंदाजी अगर जुडिशरी में होती है तो देखिए इस देश का भला नहीं हो सकता। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं जिस तरीके से ये चार्जेस लगे हुए हैं, जो सेक्शन लगे हैं, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट आपसे लूंगा, आपका लूंगा कि इसमें आप समझिए कि 153A धार्मिक आधार पर दुश्मनी फैलाना, शमशान में अतिक्रमण करना, सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से डिगाने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना, दूसरों की जिंदगी और निजी सुरक्षा को खतरे में डालना, जिंदगी खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना, लूटपाट, डकैती, मौत का कारण बनने की कोशिश के साथ डकैती के तहत केस दर्ज था। ये जनता को भड़काने के लिए भड़काऊ बयान देने, ये सारे चार्जेस, ये सेक्शन थे, ये आईपीसी के सेक्शन है। इन आईपीसी के सेक्शन को देखते हुए सीबीआई ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब देखिए इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो होता है वो कोई भी एजेंसी हो, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है। वो कोर्ट में जाकर के अपने को प्रूफ करेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन किया है क्या वो सही है गलत है। तो आज अगर इस तरीके के सेक्शन अगर उन लोगों पे लगे थे, उनको बरी किया गया है, तो देखिए कोई दो राय नहीं है कि उस ऑर्डर में कोई संदेह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर संदेह है तो ऊपर की अदालत के लिए रास्ता खुला हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस खास मौजू पर हमारे साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। This show is co-powered by PolicyBazaar.com